टू मी डैश दिस एड्रेस, बताओ क्या लिखें? एट टू ऑन अपॉन। अब एड्रेस जो है ना, इट इज अ पॉइंट, ठीक है। एड्रेस एक पॉइंट हो गया जहां पे कोई पर्सन रहता है, जैसे आप जहां पर भी रहते हो, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, घर है, वो एक पॉइंट है। इंग्लिश में जो भी पॉइंट्स होते हैं उनकी प्रेपोजिशन होती है एट, चाहे वो पॉइंट इन प्लेस हो चाहे पॉइंट इन टाइम हो। तो यहां पे हम लिखेंगे एट। प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस, ठीक है। तो मतलब हमें प्रेपोजिशन एट का यूज करना चाहिए पॉइंट्स के साथ में। लेकिन ये ना ऐसे हमें थोड़ा सा इसमें और भी ध्यान रखने वाली बात होती है, वो मैं बता देता हूँ एग्जांपल की मदद से, उसको भी सीखना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे विल, आप जरा एक बार नहीं ब्लैंक्स फिल करो। तीनों ब्लैंक्स में आप एक चीज देखोगे कि जो हमने ब्लैंक छोड़ा है उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट लिखा वो सेम है, दैट एड्रेस। बताओ, कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोगों को ध्यान रहेगा होगा, कि जैसे अगर कोई एक मोशन हो रहा है, कोई एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो जहां से वो मोशन या मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक, उसके साथ हम प्रेपोजिशन लिखते हैं फ्रॉम, जहां से भी शुरू हो रहा है। जहां तक वो मोशन या मूवमेंट हो रहा है उस फाइनल पॉइंट के साथ हम प्रेपोजिशन लिखते हैं टू, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, हमने वर्ब लिखी विल गो, यहाँ पे वर्ब लिखी विल कम, यहाँ पे वर्ब लिखी लिव। तो इन वर्ब्स में ना बड़ा डिफरेंस है। अब कोई पर्सन जाएगा तो जहां भी वो जाएगा, ठीक है, वो फाइनल पॉइंट हो गया, तो उसके साथ प्रेपोजिशन लिख दो डू। दे विल गो टू दैट एड्रेस, वो उस एड्रेस पर जाएंगे। दे हैव कम फ्रॉम दैट एड्रेस, वो उस एड्रेस से आए, ठीक है। तो हम टू और फ्रॉम का यूज करते हैं उन पॉइंट्स के लिए जो मूवमेंट्स के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट्स होते हैं। कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, उसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है वो टू और फ्रॉम के साथ लिखा जाएगा। अब तीसरे में आ जाओ। तीसरे हमने लिखा दे लिव्ड डैश डैश एड्रेस। अब यहाँ पे कोई मोशन या मूवमेंट नहीं हो रहा। लिव जो है वो पोजीशन की वर्ब है, वो पोजीशन शो करती है कोई पर्सन कहां पर है कहां नहीं, तो ये पोजीशन की वर्ब है। अब अगर हमें कभी किसी ऐसे पॉइंट को रेफर करना हो जो किसी मोशन का पॉइंट नहीं है, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट है, तो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं एट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट, आई लिव एट दिस एड्रेस, मैं इस एड्रेस पर रहता हूँ। तो जो एट है वो पॉइंट की प्रेपोजिशन है, सही बात है, लेकिन टू और फ्रॉम भी पॉइंट की प्रेपोजिशन है। बस डिफरेंस इतना है कि टू और फ्रॉम जो है वो उस पॉइंट की प्रेपोजिशन है जो मूवमेंट का पॉइंट है, फर्स्ट या लास्ट। एट जो है वो स्टैटिक पॉइंट की प्रेपोजिशन है, ठीक है। आगे बढ़िए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। अब यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक वर्ब है लैंड, एक वर्ब है बोरो, ठीक है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, फ्रॉम समबडी। लैंड का मतलब है उधार देना, टू समबडी, ठीक है। अब कोई पर्सन जो है वो किसी से पैसे मांग रहा है, ठीक है, उधार दे नहीं रहा है, तो जिससे वो मांग रहा है वो पैसे इसको उधार देगा, तो हम बोरो वर्ब लिख नहीं सकते, विल यू बोरो मी, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हमने लिखा रुपीज काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में लिखा ना, तो उसके साथ लिटिल आ नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है फ्यू और यहाँ पे लिखा हुआ आ फ्यू, बस इतना डिफरेंस, बाकी सेम है। तो जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है, टोटल में डिफरेंस जो है वो डिटर्मिनर का है। एक में हमने डिटर्मिनर लिखा है फ्यू, एक में लिखा आ फ्यू। तो फ्यू जो होता है उसका मीनिंग होता है नेगेटिव, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, आ फ्यू का मतलब होता है सम, आ फ्यू का मतलब है सम और फ्यू का मतलब है ऑलमोस्ट नो, नेगेटिव। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम किसी से पैसे मांग रहे हैं उधार, तो हमें पैसे चाहिए होंगे इसीलिए मांग रहे होंगे, पैसे नहीं चाहिए होंगे तब तो हम किसी से उधार नहीं मांगेंगे। तो यहाँ पे हमारा अंडरस्टूड मीनिंग है पॉजिटिव, पॉजिटिव मीनिंग है तो लिखो आप, और ये गलत हो गया। बाकी आप लोग जानते भी होंगे, फिर से मैं एक बार बता भी देता हूँ, ठीक है, कि आफ्यू का मतलब होता है सम, ठीक है, और फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो।
तो अगर हमें पैसे चाहिए ही नहीं तो हम किसी से उधार क्यों मांगेंगे? तो हमें मीनिंग पॉजिटिव चाहिए, सम का मीनिंग चाहिए, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, I took the cycle which he bought yesterday, that he bought yesterday, which he had bought yesterday, that he has bought yesterday। अब देखो ये कितना आसान है। yesterday जो टाइम है, ये टाइम पास्ट होता है या पास्ट ऑफ पास्ट होता है? आप सबको पता है कि yesterday जो टाइम है वो पास्ट होता है, ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट नहीं होता। तो अगर yesterday टाइम पास्ट होता है तो ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज कर सकते, गलत। पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज कर सकते, गलत। पास्ट परफेक्ट सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं यूज कर सकते, गलत, क्योंकि yesterday का मतलब है पास्ट। तो अगर टाइम पास्ट है तो जो भी एक्शन उस टाइम का होगा वो एक्शन पास्ट का होगा, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। तो बी और सी दोनों गलत हो गए। अब यहाँ पे लिखा बॉट, वहां भी लिखा बॉट, दोनों में टोटल डिफरेंस क्या है? आई टुक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे, आई टुक द साइकिल दैट ही बॉट यस्टरडे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। थिंग्स की जब हम बात करते हैं तो दैट या विच में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। अब एक चीज हमेशा ध्यान देना कि अगर मान लो कोई हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन मिले और हमें लगे कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है और उसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भी सही है और वो जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी सही है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो ऑप्शन सही हो सकता है वो आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमने लिखा ना, आई टुक द साइकिल व्हिच ही बॉट यस्टरडे, ये भी सही है, और अगर हम लिख दें दैट ही बॉट यस्टरडे तो वो भी सही है। तो अगर कोई ऑप्शन सही हो सकता है ना तो ऑप्शन ही आंसर है। तो सही आंसर है ए। अगला देखिए, they left the hotel by car where they had been staying, they left the hotel where they had been staying by car। अब देखो इस सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट है दे, एक वर्ब है लेफ्ट, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है द होटल, एक हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रेफर करने के लिए बाई कार, ठीक है, और एक हमारे पास है रिलेटिव क्लॉज। अभी जो हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है ना, वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, ये वेयर दे हैड बीन स्टेइंग किसको रेफर करने के लिए लिखी गई क्लॉज है, आपको ये बताना है। फिर से समझ लो, दे सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट वर्ब हो गई, द होटल ऑब्जेक्ट हो गया, बाई कार जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। वेयर दे हैड बीन स्टेइंग जो हमने ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है ये एक रिलेटिव क्लॉज है। इसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज किया, रिलेटिव एडवर्ब यूज किया वेयर, ठीक है, वेयर रिलेटिव एडवर्ब होता है, प्लेस के लिए यूज किया जाता है। हमें ये पता करना है कि ये रिलेटिव क्लॉज किसको रेफर कर रही होगी, ये रिलेटिव क्लॉज किसको रेफर कर रही होगी, किसके लिए यूज हो रही है रिलेटिव क्लॉज? क्या ये कार के लिए यूज हो रही है या होटल के लिए यूज हो रही है? तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये क्लॉज जो हमने लिखी है ये कार के लिए नहीं यूज हो रही है। कार में नहीं वो लोग ठहरे हुए होंगे, होटल में स्टे किया होगा उन्होंने। तो ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज है वो गलत नाउन के साथ लिख दी, अभी हमने कार के साथ लिख दी, तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग कार में ठहरे हुए थे, लेकिन वो कार में नहीं होटल में ठहरे हुए थे। तो ये जो लिखा हुआ है तो गलत है, ठीक है। इन अ कार दे लेफ्ट वेयर दे वर स्टेइंग इन अ होटल। अब यहाँ पे वेयर दे वर स्टेइंग ये जो हमने लिखा है ये रिलेटिव क्लॉज है, ये आनी चाहिए अपने नाउन के बाद जिसको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे देखो नाउन इसके बाद लिखा हुआ उल्टा इन अ होटल, तो ये भी गलत हो गया। फिर हमने लिखा दे लेफ्ट वेयर दे वर स्टेइंग इन अ होटल। अब होता क्या है, वेयर दे वर स्टेइंग जो है ये रिलेटिव क्लॉज है, ये अपने नाउन के बाद आनी चाहिए जिसको डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जा रही है होटल को, तो होटल पहले आना चाहिए, वेयर दे वर स्टेइंग बाद में आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। जब 3 गलत हो गए तो ये आंसर हो ही जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, उन्होंने उस होटल को छोड़ दिया जहां वो ठहरे हुए थे, ठीक है। तो ये हो गया नाउन एंटीसीडेंट और ये हो गया उस नाउन का मॉडिफायर रिलेटिव क्लॉज। तो हम लिख देंगे दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग बाय कार, ठीक। अगला देखिए, no one could explain how a calm and balanced person like him could penetrate such a mindless act on his friends। अब देखो ये हमने लिखे वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट है सच अ माइंडलेस एक्ट। ठीक है,
अब आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, हमको बताना है इनमें से कौन कौन सा आएगा। ठीक, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो वर्ब हमने लिखे इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है, तो ऑब्जेक्ट लिखे हुए होने का मतलब है कि जो भी आप वर्ब लिखोगे वो ट्रांसिटिव होनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिपिटेट वर्ब जो होती है वो इंट्रांसिटिव होती है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कुछ बुरा होना, होना, करना नहीं, तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, वो आएगी नहीं, उसको हटा दो। परपिट्रेट, परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना, जारी रखना, जैसे एक वर्ड होता है परपेचुअल, एक वर्ड होता है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है सदैव रहने वाला। तो जो परपेचुअल वर्ड है ना, ये है एक एडजेक्टिव। परपेचुएट जो है वो इसी से बनी गई वर्ब है, तो परपेचुएट करना मतलब किसी चीज को कंटिन्यू रखना, जारी रखना, तो वो भी लॉजिकल मीनिंग वहां पे कन्वे करेगा, तो वो भी गलत हो गया। अब एक है परपेट्रेट। परपेट्रेट का मतलब होता है कुछ बुरा करना, कोई क्राइम करना, कुछ गलत करना। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को गो थ्रू करना, भेदना किसी चीज को। ठीक है, तो पेनिट्रेट का यूज हम करते हैं किसी 3D ऑब्जेक्ट के साथ में जिसको कोई चीज भेद दे, छेद कर दे, उसको पार कर दे। तो माइंडलेस एक्ट कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको वो पेनिट्रेट किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया आंसर। परपेट्रेट का मतलब होता है कुछ बुरा करना, डू समथिंग इविल। ठीक है, तो सही आंसर हो गया बी। अगला देखो, ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। ठीक, बताओ आंसर। ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। चल, मैं आपको बताता हूँ, लुक जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद में हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम होते हैं, एनीथिंग और ही सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। बात नहीं समझ में आई? देखो मैं एक एग्जांपल लिख के समझा देता हूँ, जैसे मैंने लिखा ही लुक्स हैप्पी, तो ये जो मैंने ही लुक्स हैप्पी लिखा है ना, इसमें ही सब्जेक्ट है, हैप्पी जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, लुक्स जो है वो वर्ब है। ठीक, तो ही और हैप्पी सेम है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो लुक वर्ब होती है, अगर हम उसके साथ कोई एडवर्ब या कोई प्रेपोजिशन ना यूज करें, केवल लुक वर्ब यूज करें, तो लुक वर्ब जो होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है। उसके बाद हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, मतलब उसके बाद हम कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जो सब्जेक्ट को नहीं, मतलब वर्ब को नहीं, वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर डिस्क्राइब करे। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं, तो ये जो एनीथिंग हमने लिखा और ही लिखा वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को समझ लेना, किसी की चालाकी को भांप लेना, कि कोई पर्सन है वो आपके साथ में कोई ट्रिक कर रहा है, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और आप उसकी इस चाल को समझ जाओ, तो उसको कहते हैं सी थ्रू करना। डोंट ट्राई टू बी फूल देम, दे विल सी थ्रू इट। उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, वो समझ जाएंगे। तो वो भी लॉजिकल मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लुक एट लिखें या सी लिखें, तो देखो लुक एट का मतलब होता है देखना, लुक एट द बोर्ड। ठीक है, लुक एट मी। सी का मतलब होता है दिखाई पड़ना। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना है। सी का मतलब है दिखाई पड़ना, आई कैन सी नथिंग हियर, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक, अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, आप आंसर जान जाओगे। क्या लिखा हुआ है, ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम, अंधेरे रूम में उसको कुछ नहीं दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेप्शन की बात हो रही है, तो लुक एट गलत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया सी। अगला देखो, ही फाउंड अ वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम। उसको चेयर, एक टूटी हुई लकड़ी की चेयर मिली। अब देखो, यहां पर हमने चेयर नाउन के साथ में एक एडजेक्टिव यूज किया ब्रोकन, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। एक एडजेक्टिव यूज किया वुडन, जो कि एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है, और ए डिटर्मिनर है। अब आपको पता होगा कि जब हम किसी नाउन के साथ में एडजेक्टिव्स लिखते हैं तो उनका अपना एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स को जब हम लिखते हैं ना, तो हम उनको सीक्वेंस में लिखते हैं, साइज, शेप, एज, कलर,
नेशनलिटी, नेशनलिटी को ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, इस तरीके से हम लिखते हैं। इसमें ओपिनियन भी होता है, पहले ओपिनियन आ जाता है। तो जैसे हमें किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव्स लिखने, किसी नाउन के साथ दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव दे रखे हैं और हमें उनका सही सीक्वेंस लिखना है, तो हम पहले एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव ऑफ साइज लिखते हैं, फिर शेप लिखते हैं, फिर एज लिखते हैं, फिर कलर लिखते हैं, ठीक है। फिर कोई अदर क्वालिटी होती तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक है, फिर ऑरिजिन लिखते हैं, ऑरिजिन को कई बार नेशनलिटी भी लिखा जाता है। फिर मटेरियल लिखते हैं जिससे वो बना होता है। फिर पर्पस का अगर कोई मॉडिफायर है जो उस नाउन के पर्पस को रेफर कर रहा है उसे लिखते हैं। फिर मेन नाउन लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो वुडन है ना वो मटेरियल है, तो वुडन जो है वो चेयर के ज्यादा पास आएगा। वुडन अगर चेयर के ज्यादा पास आएगा तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। जब हम किसी नाउन के साथ दो एडजेक्टिव यूज करते हैं प्रेडिकेटिवली, ठीक है, तब हम उन्हें कंजंक्शन से जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी नाउन के साथ दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करें एट्रीब्यूटिवली, तो उनको कंजंक्शन से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस अनटिल वो सेम टाइप ऑफ क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर सेम टाइप की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो जोड़ना पड़ता है, नहीं जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो ये जो ब्रोकन और वुडन है ना, ये दोनों अलग अलग टाइप के फीचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन के सेम टाइप के फीचर को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तो हम इनको कंजंक्शन से जोड़ेंगे नहीं। तो ये एंड जो लिखा है ये गलत हो गया, सही आंसर ये। तो हम लिख देंगे ही फाउंड अ ब्रोकन वुडन चेयर। अगला देखो, द स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब भूखों मर रहा है, जो स्टार्व कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम लुक्ड मोर लाइक बीस्ट देन टायरिंग क्रिएचर्स। कि वो जो स्टार्व कर रहे और रेंग रहे पीपल थे टेलीविजन प्रोग्राम में, जो लोग दिखाई पड़ रहे थे, वो देखने में लग रहे थे कैसे, जानवर के जैसे। वो क्रिएचर्स नहीं देखने में लग रहे थे, वो जानवर बीस्ट देखने में लग रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने लाइक प्रेपोजिशन लिखी है। आप लोग जानते होगे तो मैं बता देता हूँ, नहीं जानते होगे तो आगे ध्यान रखना है कि रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, तो रिजेंबल ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। पोज वर्ब के साथ में आपको एज प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है, ये भी गलत हो गया। ही पोज्ड एज अ बीस्ट, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो हम सीम्ड लिखें या लुक्ड लिखें, तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों ही लिंकिंग वर्ब होती हैं। और ये लाइक प्रेपोजिशन सीम के साथ भी आ सकती है, लुक के साथ भी आ सकती है। अब डिफरेंस कहाँ होता है, सीम जो होता है ना वो एक तरीके से मेंटल प्रोसेस की वर्ब होती है, यू सीम टायर्ड, ठीक है। और लुक जो होती है वो फिजिकल अपीयरेंस की वर्ब होती है, फिजिकली जो चीज आपको दिखाई पड़ रही है फिजिकल, तो उसके साथ में ना लुक वर्ब प्रेफर की जाती है। ही लुक्स रिच, अमीर दिखता है, मतलब कपड़े से, शकल सूरत से, तो ही लुक्स रिच। सीम्स नहीं, ही लुक्स रिच, ठीक है। ही सीम्स कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज दिखता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम किसी चीज को माइंड के थ्रू परसीव करते हैं, ठीक है, मेंटल प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम वर्ब यूज करते हैं सेम, ठीक है। लेकिन अगर हम कभी किसी पर्सन के अपीयरेंस को रेफर करें कि कोई पर्सन बाय अपीयरेंस कैसा दिखता है शकल सूरत से देखने में, तो लुक वर्ब यूज की जाती है। अब वो जो भूखों मर रहे और रेंग रहे लोग हैं टेलीविजन प्रोग्राम में, वो जानवर के जैसे दिख रहे हैं, तो ये उनका फिजिकल अपीयरेंस है। अगर ये फिजिकल अपीयरेंस है तो लुक वर्ब एकदम सही लिखिए, नो इम्प्रूवमेंट। Anyone who would speak with authority on the poets of Renaissance must have a broad acquaintance with the writers of classical antiquity, ठीक है। अब ये जो who would हमने speak लिखा है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। ये जो इतना हमने ब्रैकेट के बीच में लिखा है ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। अब हमें पता है जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं उनमें हम फ्यूचर नहीं यूज करते, विल सेल नहीं यूज करते, तो अगर विल नहीं यूज करते तो फिर हम वुड भी नहीं यूज कर पाएंगे। तो जो हमने वुड लिखा है ये गलत है, यहाँ पे जो विल लिखा है ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो वुड लिखा है ये गलत है। एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है। एनी वन डिजायरस फॉर स्पीकिंग with authority on the poets of Renaissance must have a broad acquaintance with the writers of classical antiquity। तो हमारा आंसर इसमें से सी हो जाएगा, ठीक है।
5 years ago टुडे, आज से 5 साल पहले आज के दिन। अब देखो अगर यहाँ पे टुडे नहीं लिखा होता तो सीधा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर देते, 5 साल पहले, 5 साल पहले कभी भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा 5 years ago टुडे, कि 5 साल पहले आज ही के दिन। तो मान लेते हैं ये है 5 साल पहले का टाइम, यहाँ पर हम प्रेजेंट में हैं और इससे हम 5 साल बैक चले गए, ठीक है। ये 5 years हो गए, अब ये 5 years से पहले का सारा टाइम हो गया। तो इंडेफिनिट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हम कह रहे हैं 5 साल पहले आज के दिन, मतलब आज जो डेट है वही डेट जब 5 साल पहले थी। तो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हम बता रहे हैं 5 years ago टुडे आई एम सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार। तो प्रेजेंट टेंस तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि 5 years ago की बात हो रही है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अब हम पास्ट इंडेफिनिट लिखें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखें, तो ध्यान देना है हम एक स्पेसिफिक मोमेंट की बात कर रहे हैं 5 साल पहले, और हम बता रहे हैं जो स्पेसिफिक मोमेंट है इस पे कोई एक्शन इफेक्टिव था ना, वो इससे पहले हमेशा इफेक्टिव रहा होगा ना वो इसके बाद हमेशा इफेक्टिव रहा होगा, लेकिन वो इस टाइम पर इफेक्टिव था। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो टाइम के एक स्पेसिफिक मोमेंट पे इफेक्टिव हो, ना वो हमेशा उससे पहले इफेक्टिव रहा हो ना हमेशा उसके बाद इफेक्टिव रहना हो, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। तो ये गलत है यहाँ। 5 years ago today I was sitting। अगला देखो, having only a few hours left, कुछ ही घंटे बचे होने के कारण, ठीक है। She wondered as she would finish the assignment। वंडर करना मतलब आश्चर्य करना, सरप्राइज करना, सरप्राइजली कुछ विचार करना, ठीक है। तो वंडर के साथ हम वंडर करना मतलब किसी चीज का ना सोचना कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सरप्राइजिंगली सोचना किसी चीज के बारे में। तो अब हम क्या लिखें वंडर के साथ में, एज लिखें, दैट लिखें, वेदर लिखें। तो वंडर के साथ जो भी हम लिखते हैं ना वो होता है अनसर्टेनिटी, क्योंकि जब हम किसी चीज को लेके वंडर करते हैं, आश्चर्य करते हैं, तो उसका मतलब हम उसको लेके श्योर नहीं होते, सर्टेन नहीं होते, डाउटफुल मतलब प्रोसेस होती है थिंकिंग की। तो उसके साथ में प्रेपोजिशन आती है वेदर। वेदर जो है वो कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के लिए उसका यूज करता है। तो आंसर हो जाएगा वेदर। Having only a few hours left, she wondered whether she would finish the assignment। कुछ ही घंटे बचे होने के कारण उसने ऐसा सोचा क्या उससे वो असाइनमेंट फिनिश हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। मतलब उसने ऐसा क्वेश्चन किया खुद से। तो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के लिए वेदर आ जाएगा। एज जो है वो रीजन बताने का, रीजन का कंजंक्शन होता है वो वैसे भी नहीं आएगा। दैट और इफ दोनों कंजंक्शन एक साथ आ नहीं सकते, ठीक है। ये जो दैट है वो सर्टेनिटी का कंजंक्शन है। अगर कोई पर्सन वंडर कर रहा है तो इसका मतलब वो सर्टेन है नहीं उस चीज को लेके, तो वो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी है तो दैट आएगा नहीं, तो वेदर हमारा ऑप्शन है वही आ जाएगा, वो अनसर्टेनिटी का कंजंक्शन होता है। एज जो होता है उसका यूज हम रीजन बताने के लिए करते हैं, रीजन यहाँ पे बताया नहीं जा रहा, ठीक है। तो एज भी गलत हो जाएगा। चलिए बाकी ये जो आज का पेपर है इसको पूरा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज की क्लास हमें यहीं पे छुट्टी करनी पड़ेगी। बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना रिवीजन प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। कोई छोटे मोटे डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी प्रैक्टिस करते समय आते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर लिया करो, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन।